Hello dear student, let's discuss all the formula of chapter 9 ray optics and optical instrument। इसमें सबसे पहले लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से जो फॉर्मूला आता है, रिफ्लेक्शन मीन जब कोई लाइट रे किसी सरफेस पर टकरा करके वापस उसी मीडियम में आ जाती है तो उसको बोलते हैं रिफ्लेक्शन। तो ऐसे में जो एंगल इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होता है रिफ्लेक्शन। सो आई विल बी इक्वल टू आर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला है जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन से बना है। सेकेंड फॉर्मूला स्फेरिकल मिरर के लिए होगा जिसमें रेडियस ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में रिलेशन होता है। एक्चुअली जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो 2 टाइम्स होगा फोकल लेंथ के, या ऐसे भी कह सकते हैं फोकल लेंथ विल बी हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फिर नेक्स्ट मिरर फॉर्मूला जिसमें 1/f इक्वल टू होगा 1/v प्लस में 1/u के। यहाँ पर जो f है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ दूरी होती है f और p के बीच में। v इमेज डिस्टेंस होता है जो कि p और जहां पर इमेज बनी है वहां से वहां तक का डिस्टेंस होगा, और u है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, मतलब पोल से लेकर के ऑब्जेक्ट जहां पर रखा हुआ है वहां तक का डिस्टेंस। फिर इसके बाद इसी में मिरर फॉर्मूला होता है, सॉरी मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो कि होगा -v/u के इक्वल। v इमेज डिस्टेंस, u ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, m मैग्निफिकेशन है, और एक फॉर्मूला होगा m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, m इक्वल टू hi अपॉन में ho। सपोज आपको फोकल लेंथ और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस गिवन है, आपको मैग्निफिकेशन निकालना है, तो डायरेक्टली आप ये फॉर्मूला यूज करोगे m इक्वल टू f अपॉन में f माइनस u। और अगर आपको इमेज डिस्टेंस गिवन है, फोकल लेंथ गिवन है, तो m इक्वल टू f माइनस v अपॉन में f। तो इसके लिए यहाँ पर आपको इमेज v निकालने की जरूरत नहीं होगी, डायरेक्टली आप मैग्निफिकेशन फाइंड कर सकते हो। फोकल लेंथ पॉजिटिव होगी कॉन्वेक्स मिरर के लिए और फोकल लेंथ नेगेटिव होगी कॉनकेव मिरर के लिए। नेक्स्ट टॉपिक है रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन क्या होता है? व्हेन अ लाइट रे passes from one medium to another medium and its path bend and its velocity changes, so that process is called refraction। रिफ्रैक्शन में एक लाइट रे किसी एक मीडियम से दूसरे मीडियम में पास होती है और उसके पाथ बेंड हो जाता है। इसके अलावा उसकी स्पीड में और वेवलेंथ में भी चेंज आता है। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ रिफ्रैक्शन होगा उसको हम म्यू से डिनोट कर रहे हैं। म्यू इक्वल टू होता है c अपॉन में v। अभी c क्या है, v क्या है वो बताता हूँ मैं आपको। जैसे सपोज करो लाइट रे एयर से किसी मीडियम में ट्रेवल कर रही है, तो एयर में उसकी स्पीड रही होगी c और मीडियम में उसकी स्पीड रही होगी v। तो हम कह सकते हैं जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा उस मीडियम का, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, दैट विल बी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इन एयर अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। इसके अलावा अगर आपके पास दो अलग अलग मीडियम है 1 और 2, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू एयर। और अगर हम इसको इंसिडेंस एंगल रिफ्रैक्शन एंगल के टर्म में लिखें, सो म्यू इक्वल टू हो जाएगा साइन आई अपॉन में साइन आर, साइन आई अपॉन में साइन आर। और इसी को हम स्नेल्स लॉ भी कहते हैं। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1 इक्वल होगा साइन आई अपॉन में साइन आर। इंसिडेंस एंगल आई है, आर है रिफ्रैक्शन एंगल। इसके अलावा अगर कोई लाइट रे मान लीजिए रेयर से डेंसर मीडियम की तरफ जा रही है, तो वो सेंटर की तरफ या कह लो नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, बेंड्स टूवर्ड्स नॉर्मल। और अगर वो डेंसर से रेयर की तरफ जा रही है तब वो हो जाएगी बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल। तो डेंसर मीडियम से रेयर की तरफ जाते वक्त वो नॉर्मल से अवे हो जाएगी। इसके अलावा अगर मैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को लिखूं स्पीड ऑफ लाइट के टर्म में, लेट यहाँ पर स्पीड है v1 और यहाँ पर स्पीड है v2, तो मैं ये लिख सकता हूँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम विद रिस्पेक्ट टू 1, जिसको हम ऐसे लिखते हैं μ21 या 1μ2 इक्वल टू ये होगा v1 अपॉन v2 के। एक्चुअली स्पीड इनवर्सली डिपेंड करेगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के। जितना ज्यादा डेंसर मीडियम होगा उतनी कम स्पीड रहेगी। मोर द डेंसर मीडियम लेस विल बी द स्पीड, more the denser medium less will be the speed of light in that medium।
तो इस बात का ध्यान रखना, जब भी रिफ्रैक्शन होता है तो पाथ ऑफ लाइट रे चेंज होता है, स्पीड ऑफ लाइट में भी चेंज आता है, उसकी वेवलेंथ भी चेंज होगी, लेकिन फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट रहेगी, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी रिफ्रैक्शन में। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनवर्सली वेवलेंथ पर डिपेंड करेगा, तो म्यू2 अपॉन म्यू1 इक्वल होगा λ1 अपॉन λ2 के, और ये इक्वल होगा v1 अपॉन v2 के। तो ये सारे फॉर्मूले हैं जो कि रिफ्रैक्शन से रिलेटेड है। इसके अलावा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू वाटर इक्वल होगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विद रिस्पेक्ट टू एयर अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर। ये चीज़ मैंने आपको इस फॉर्मूले से ही बताई है, यही है। इसके अलावा अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पानी से में देखेंगे, अलग मीडियम में देखोगे, तो उसकी जो डेप्थ होगी वो थोड़ी ऊपर होकर के दिखेगी आपको, इसकी एक्चुअल पोजीशन नहीं देख पाते हम। तो लेट आर यहाँ पर है रियल डेप्थ और ए है एपरेंट डेप्थ। तो जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा इस मीडियम का जिसमें ये ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, सो इट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में एपरेंट डेप्थ, और अगर आपको एपरेंट डेप्थ निकालना है सो इट विल बी इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन में रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। नेक्स्ट टॉपिक है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिसको हम टीआईआर भी कहते हैं। तो टीआईआर में होगा क्या, जैसे अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है या सोर्स है और वो किसी डेंसर मीडियम में रखी हुई है, तो जब वहाँ से लाइट जाएगी तो पॉसिबिलिटी है कि ये लाइट रिफ्रैक्ट हो जाए या इसके अलावा ग्रेज कर जाए। ग्रेजिंग का मतलब सरफेस से इस तरह से नॉर्मल 90 डिग्री का एंगल बना करके नॉर्मल से अलोंग द सरफेस ग्रेजिंग हो सकती है, या वापस उसी मीडियम में भी रिफ्लेक्ट हो सकती है। तो ये तीन पॉसिबिलिटी है। तो जब कोई लाइट रे जब वो डेंसर मीडियम से ट्रेवल कर रही हो और वापस उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, तो इस प्रोसेस को हम टीआईआर बोलते हैं। और इसकी कंडीशन ये है कि जो इंसिडेंस एंगल है यहाँ पर नॉर्मल और इंसिडेंस लाइट के बीच में, वो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए, तब टीआईआर होता है। So the total internal reflection is the phenomena of complete reflection of light back into the same medium for angle of incidence greater than the critical angle of that medium। अब इसकी कंडीशन इंपॉर्टेंट है, the incident ray must be in optical denser medium में रहना चाहिए, and the angle of incidence in the denser medium must be greater than the critical angle। तो I greater होना चाहिए critical angle से। क्रिटिकल एंगल क्या होता है पहले मैं आपको ये बताता हूँ। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिस पर लाइट रे ग्रेजिंग करें। ग्रेजिंग का मतलब ये देखो, जब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इन द रेयर मीडियम अगर 90 डिग्री है तो वो इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल कहलाता है। सो टीआईआर को हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, द क्रिटिकल एंगल इन द टीआईआर इज द मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच द लाइट रे इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड विद इन अ मीडियम इंस्टेड ऑफ रिफ्रैक्टिंग इनटू द सेकंड मीडियम। इट अकर्स व्हेन लाइट रे ट्रेवल्स फ्रॉम अ डेंसर मीडियम टू, हम कह सकते हैं रेयर मीडियम। तो यहाँ पर डायरेक्टली है कि वो इंसिडेंस एंगल जिसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रेयर मीडियम में 90 डिग्री बन जाए या लाइट रे ग्रेज करे अलोंग दी सरफेस, तो उसको उस इंसिडेंस एंगल को हम क्रिटिकल एंगल कहते हैं। इसके अलावा इसका जो रिलेशन होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम के रेस्पेक्ट के साथ, इट विल बी इक्वल टू 1 अपॉन साइन आई सी, मतलब कि म्यू इक्वल टू होगा 1 अपॉन साइन आई सी। क्रिटिकल एंगल अगर हम अलग अलग मीडियम की बात करें तो अलग अलग मीडियम का जो, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग होता है तो क्रिटिकल एंगल भी अलग होगा। मोर द डेंसर मीडियम मोर लेस विल बी द क्रिटिकल एंगल। इसके अलावा टीआईआर के एप्लीकेशन जैसे स्पैकलिंग ऑफ डायमंड और मिराज फॉर्मेशन, और इसको हम ऑप्टिकल फाइबर में भी यूज करते हैं। तो ध्यान रखना टीआईआर तभी होगा जब इंसिडेंस एंगल क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर हो। और ये तो म्यू इक्वल टू अपॉन साइन आई सी हो गया। इसके अलावा हमने फॉर्मूला पढ़ा था म्यू इक्वल टू सी अपॉन में वी। मान लीजिए बाहर अगर एयर है तो तब के केस में 1 अपॉन साइन आई सी भी इनके बीच में रिलेशन हो जाएगा। तो आप अगर आपको स्पीड दे रखी है अलग मीडियम में तो आप क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं, या क्रिटिकल एंगल गिवन है तो स्पीड निकाल सकते हो। रिफ्रैक्शन थ्रू द स्फेरिकल सरफेस फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस फॉर्मूला सेम रहेगा, सिर्फ यू वी और आर की वैल्यू आपको यूज करनी होगी प्रॉपर्ली। फॉर रिफ्रैक्शन थ्रू रेयर टू डेंसर मीडियम, देखो फॉर्मूला ये है रेयर से डेंसर मीडियम के लिए, तो इसमें म्यू टू अपॉन वी माइनस म्यू वन अपॉन यू इक्वल टू होगा म्यू टू माइनस म्यू वन अपॉन आर के। और अगर रिफ्रैक्शन हो रहा है डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में, तो आप देखो यू वी आर की पोजीशन को चेंज मत करो,
सिर्फ म्यू2 और म्यू1 को इंटरचेंज कर दो, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा म्यू1 अपॉन वी माइनस म्यू2 अपॉन यू इक्वल टू म्यू1 माइनस म्यू2 अपॉन में आर। अगर मान लीजिए इनमें से एक मीडियम एयर है तो म्यू1 की वैल्यू आर 1 करने पर ये हो जाएगा म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू म्यू1 माइनस 1 अपॉन आर। और रिफ्रैक्शन थ्रू डेंसर से रेयर मीडियम के लिए ये हो जाएगा 1 अपॉन म्यू वी माइनस 1 अपॉन यू इक्वल टू 1 अपॉन म्यू माइनस 1 अपॉन में आर। मेनली बस आप ये दो फॉर्मूले ध्यान रखो, उसके अलावा जो भी कंडीशन आपको गिवन है उसमें आप वैल्यू पुट कर दो। इसके अलावा जो सरफेस की पावर होगी उसका फॉर्मूला होगा म्यू2 माइनस म्यू1 अपॉन में आर। एक्चुअली ये जो टर्म है इधर राइट साइड पर ये कहलाता है पावर। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस मेकर फॉर्मूला एक रिलेशन है फोकल लेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और रेडियस ऑफ कर्वेचर के बीच में रिलेशन। सो 1 अपॉन एफ इक्वल टू होगा म्यू2 अपॉन म्यू1 माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। अगर मान लीजिए हमारे पास दो रिफ्लेक्टेड सरफेस है, रिफ्लेक्टेड सरफेस 1 एंड 2, तो यहाँ पर म्यू2 है लेंस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, म्यू1 है उसके आसपास जो मीडियम है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, और r1 एंड r2 रेडियस ऑफ कर्वेचर है। और सपोज करो इनमें से कोई एक मीडियम, ऑफ कोर्स एयर, अगर फर्स्ट मीडियम एयर है तो उसके केस में फॉर्मूला हो जाएगा 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन एफ इक्वल टू म्यू माइनस 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन में r2। ये तो है लेंस मेकर फॉर्मूला। लेंस फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और m इक्वल टू वी अपॉन यू मैग्निफिकेशन एंड m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। एक और चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो 1 अपॉन एफ है ये पावर होता है, तो अगर कभी आपको पावर फाइंड करने को बोले तो कंफ्यूज मत होना, यही फॉर्मूला यूज कर सकते हो, बस यहाँ पर 1 अपॉन एफ को हम पावर बोलेंगे। तो P का इन जनरल फॉर्मूला होता है 1 अपॉन एफ अगर मीटर में है तो, या फिर 100 अपॉन एफ अगर सेंटीमीटर में है फोकल लेंथ तो। P इज दी पावर और इसकी जो यूनिट होगी वो रहेगी डायप्टर, कैपिटल D से डिनोट करते हैं इसको। Now, अगर आपके पास दो या दो से ज़्यादा लेंस कंबाइनली रखे हुए हैं तो ऐसे में जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी 1 अपॉन एफ इक्वल होगा 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2, जितनी भी है आपको रेसिप्रोकली ऐड करना होगा। जबकि जो पावर है वो डायरेक्टली ऐड होंगे, लेकिन साइन का ध्यान रखना, अगर कॉन्वेक्स लेंस है तो प्लस, कॉनकेव लेंस है तो माइनस। अगर दो लेंस के बीच का सेपरेशन d है तो ऐसे में जो रिजल्टेंट फोकल लेंथ होगी 1 अपॉन एफ इक्वल होगा 1 अपॉन एफ1 प्लस 1 अपॉन एफ2 माइनस d अपॉन में f1 इंटू एफ2, और इसी को पावर के टर्म में हम लिख सकते हैं p इक्वल टू p1 प्लस p2 माइनस d p1 इंटू में p2, ये माइनस है यहाँ पर और ये मल्टीप्लाई का साइन है। नो रिफ्रैक्शन थ्रू अ प्रिज्म, तो इसके जो भी फॉर्मूले और ग्राफ हैं वो हम डिस्कस करेंगे। लेट कोई लाइट है, पहले मैं आपको बता दूं, लेट कोई लाइट है इस तरह से सरफेस पर इंसिडेंट कर रही है, तो जब वो रेयर से डेंसर मीडियम में जाएगी तो बेंड हो जाएगी नॉर्मल की तरफ, फिर ये डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में आ रही तो ये अवे हो जाएगी फ्रॉम द नॉर्मल। अब जो इंसिडेंस रे है और नॉर्मल है इसके बीच के एंगल को हम इंसिडेंस एंगल बोलेंगे। जो प्रिज्म के दो सरफेस के बीच का एंगल है वो एंगल ऑफ प्रिज्म होता है। बाहर जब लाइट आई इमर्जेंट रे और जो नॉर्मल है उनके बीच के एंगल को हम बोलते हैं इमर्जेंट एंगल। इसके अलावा अगर मान लीजिए ये प्रिज्म ना होता तो जो लाइट है इंसिडेंट लाइट रे ये सीधी बाहर जाती, तो यहाँ पर I इंसिडेंस एंगल है, E इमर्जेंस एंगल, A एंगल ऑफ प्रिज्म, डेल्टा है एंगल ऑफ डेविएशन। एंगल ऑफ डेविएशन मतलब कि जिससे इंसिडेंट रे जा रही है और ये इमर्जेंट रे है, तो इन दोनों के बीच का जो एंगल होगा उसको हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन, मतलब कि किस एंगल से लाइट डेविएट हो गई उसको एंगल ऑफ डेविएशन हम बोल रहे हैं। R1 है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन एट फर्स्ट सरफेस और R2 है एंगल ऑफ इंसिडेंस एट द सेकंड सरफेस, मतलब ये हो गया हमारा R1 और ये R2। तो यहाँ पर जो सबसे पहले फॉर्मूला है वो ये है कि A प्लस डेल्टा इक्वल होता है इंसिडेंस एंगल और इमर्जेंट एंगल के सम के। A प्लस डेल्टा इक्वल होगा I प्लस E के, और ये ग्राफ है एंगल ऑफ डेविएशन और इंसिडेंस एंगल के बीच में। तो ऐसी दो वैल्यू होंगी I की जिसमें डेल्टा यानी कि डेविएशन एंगल सेम होगा, और फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ इंसिडेंस एंगल आप देखो यहाँ पर एंगल ऑफ डेविएशन मिनिमम है। तो ये कब होता है? जब इंसिडेंस एंगल इमर्जेंट एंगल के इक्वल हो। तो कंडीशन फॉर मिनिमम डेविएशन एंगल I एंगल E के इक्वल होगा, R1 इक्वल टू हो जाएगा R2 के। अब R1 और R2 इक्वल है तो देखो A प्लस A जो होता है वो R1 प्लस R2 के इक्वल होता है, तो A इक्वल टू हो जाएगा 2R के।
तो मिनिमम डेविएशन में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म डेल्टा मिनिमम का जो रिलेशन है वो है म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन में 2 डिवाइडेड बाय साइन ए अपॉन में 2। तो अगर हमें एंगल ऑफ प्रिज्म पता हो और मिनिमम डेविएशन हम ग्राफ से फाइंड कर लेते हैं तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म फाइंड कर सकते हैं। और ये ऐसा आपने एक्सपेरिमेंट में भी किया होगा, 12th क्लास में इसका एक्सपेरिमेंट भी है, टू फाइंड आउट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म। इसके अलावा अगर एंगल ए काफी छोटा है तो उसमें जो डेविएशन का फॉर्मूला होगा वो होगा डेल्टा इक्वल टू म्यू माइनस 1 इंटू में ए। म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ए एंगल ऑफ प्रिज्म और डेल्टा डेविएशन। एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पर जो डेल्टा एम है ये है मिनिमम एंगल डेविएशन। So delta m is minimum angle of deviation। देखो यहीं पर सारे फॉर्मूले आ गए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के। जैसे सिंपल माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला होता है m इक्वल टू 1 प्लस डी अपॉन एफ, जब इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने। जब फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बनेगी तो 1 हट जाएगा, सिर्फ फॉर्मूला बचेगा m इक्वल टू डी अपॉन में एफ। फिर हमारे पास है ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप जिसमें दो लेंस होते हैं, एक ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के पास होता है, छोटा होगा साइज में, और ये है आई पीस जो बड़ा होगा, अपर्चर इसका ग्रेटर होगा। अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव इज स्मॉलर देन द अपर्चर ऑफ आई पीस इन कंपाउंड माइक्रोस्कोप। फिर जब इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है तो फॉर्मूला होगा वी नॉट अपॉन यू नॉट 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई आई पीस की फोकल लेंथ, या फिर एम इक्वल टू माइनस एल अपॉन में एफ नॉट 1 प्लस में डी अपॉन में एफ ई। अगर फाइनल इमेज इन्फिनिटी पर बने तो फॉर्मूला हो जाएगा वी नॉट अपॉन यू नॉट डी अपॉन में एफ ई, या फिर एम इक्वल टू माइनस एल अपॉन में एफ नॉट डी अपॉन में एफ ई। यहाँ पर मैग्निफिकेशन इन्वर्सली डिपेंड करता है फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, और मैग्निफिकेशन इन्वर्सली डिपेंड करता है आई पीस की। तो मैग्निफिकेशन ज़्यादा करने के लिए दोनों की फोकल लेंथ ज़्यादा होनी चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में दो ऑब्जेक्ट के ऑब्जेक्टिव और आईपीस के लेंस के बीच की दूरी होती है एल, जो कि एफ नॉट प्लस एफ ई के इक्वल होगा। और इसका फॉर्मूला जब इमेज लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बनती है तो फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन का एफ नॉट अपॉन में एफ ई 1 प्लस में एफ ई अपॉन में डी व्हेन द फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन। नॉर्मल एडजस्टमेंट में फॉर्मूला हो जाएगा एफ नॉट अपॉन में एफ ई। तो यहाँ पर मैग्निफिकेशन डायरेक्टली ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ पर डिपेंड करता है और इनवर्सली डिपेंड करता है आई पीस की फोकल लेंथ पर। तो मैग्निफिकेशन ज्यादा करने के लिए ऑब्जेक्टिव की फोकल लेंथ ज्यादा होनी चाहिए, आई पीस की कम होनी चाहिए। इसके अलावा एक रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में हम एक मिरर का इस्तेमाल कर रहे हैं, यहाँ पर ये सेकेंडरी मिरर और प्राइमरी मिरर है। रिफ्रैक्टिंग टेलीस्कोप में लेंस का इस्तेमाल होगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप में मिरर का इस्तेमाल होता है। यहाँ पर फॉर्मूला होगा एम इक्वल टू एफ नॉट अपॉन में एफ ई 1 प्लस में एफ ई अपॉन में डी जब लीस्ट डिस्टेंट ऑफ डिस्टिंक्ट विजन पर बने, और जब इमेज फाइनल इन्फिनिटी पर बनेगी तो फॉर्मूला सिंपल हो जाएगा एफ नॉट अपॉन में एफ ई, या फिर आर अपॉन में 2 इंटू में एफ ई। तो यही सब फॉर्मूले हैं यहाँ पर